नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, साइंस विषय में आज मैं आपको इतना महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाऊंगा जहां से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। हर एग्जाम में निश्चित है वहां से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। इसलिए आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक दिमाग केंद्रित करके उसके साथ साथ नोट्स बनाते हुए हमारे साथ चलिए। मैं आपको कोशिका की शुरुआत करूंगा, सेल कोशिका की शुरुआत करूंगा। उसके पहले कुछ उस जीवन की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत दिए गए हैं कुछ रसायन वैज्ञानिकों द्वारा, रसायन शास्त्रियों द्वारा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले जीवन की उत्पत्ति से संबंधित कुछ जो सिद्धांत है उसको जान लीजिए, उसके बाद फिर कोशिका पे आते हैं। यहां से हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ये निश्चित है, इसको लिख लीजिए। इसीलिए आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिए हमारे साथ। साथियों, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे संभव हुई, कैसे जीव आया, कैसे बढ़ा, कैसे पला, किस माहौल में पला, कैसे उसका जीवन संभव हुआ, इस संबंध में बहुत से रसायन शास्त्रियों ने जो है अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है और अपना अपना सिद्धांत दिया है। बहरहाल उन चीज़ों से हमें ज़्यादा, जिन चीज़ों से हमें ज़्यादा मतलब नहीं है वो चीज़ नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर। लेकिन इन सब सारे सिद्धांतों में 1924 में एक सिद्धांत आया और वो सिद्धांत दिया AI ओपेरिन ने। वो सिद्धांत दिया AI ओपेरिन ने 1924 में। इन्होंने अपनी एक किताब लिखी। ये किताब का नाम वनडे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, द ओरिजिन ऑफ लाइफ। द ओरिजिन ऑफ लाइफ अक्सर ये हर एग्जाम में, वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। और जो वनडे एग्जाम से बड़े एग्जाम होते हैं उनमें अंदर से क्वेश्चन आता है, अभी मैं बताऊंगा। तो द ओरिजिन ऑफ लाइफ AI ओपेरिन की एक किताब है, द ओरिजिन ऑफ लाइफ। इस किताब में इन्होंने जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया और उस सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया है वो मैं आपको अभी यहाँ पर समझाऊंगा। तो जो इन्होंने सिद्धांत दिया, इनके इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? भौतिक वाद का सिद्धांत या भौतिकवाद का सिद्धांत या पदार्थवाद का सिद्धांत। भौतिकवाद का सिद्धांत या पदार्थवाद का सिद्धांत AI ओपेरिन की पुस्तक द ओरिजिन ऑफ लाइफ में दिया हुआ है। इन्हीं के सिद्धांत को मुख्य रूप से माना जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इन्होंने कहा, इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने कहा कि प्रथम जीव का निर्माण रासायनिक उद्विकास का कारण है। ये क्या है, इसको भी समझ लीजिए। इन्होंने अपने सिद्धांत में कहा है कि प्रथम जो जीव आया उसके विकास का कारण रासायनिक उद्विकास का कारण है। अर्थात मैं बता रहा हूं, जिसमें इन्होंने कहा रासायनिक उद्विकास का कारण है जिसमें 27 तत्वों ने भाग लिया। ठीक है साथियों, जिसमें 27 तत्वों ने भाग लिया, 27 तत्वों ने। ठीक, इनके सिद्धांत के अनुसार, और इन्हीं का सिद्धांत मुख्य रूप से माना जाता है। इन्होंने कहा 27 तत्वों ने भाग लिया और सजीव कोशिका का निर्माण किया। ठीक है, इन 27 तत्वों के द्वारा। और आगे इसी में सुनिए,
सजीव का निर्माण निर्जीव पदार्थ द्वारा हुआ है। इन्होंने कहा सजीव का निर्माण निर्जीव के द्वारा हुआ है, के द्वारा हुआ है। इन्होंने अपने सिद्धांत में कहा है। इनका सिद्धांत कहाँ लिखा हुआ है? द ओरिजिन ऑफ लाइफ में। और द ओरिजिन ऑफ लाइफ ये बुक किसकी है? AI ओपेरिन की। तो इन्होंने कहा कि सजीव का निर्माण निर्जीव जो है पदार्थ के कारण निर्जीव पदार्थ के द्वारा हुआ है। इन्होंने कहा कि सजीव का निर्माण निर्जीव पदार्थ के द्वारा हुआ है। ठीक है। इसके बाद क्या कहा? इस सिद्धांत के अनुसार प्रथम जीव जलीय जीव था। इनके सिद्धांत के अनुसार प्रथम जीव ये कहते हैं कि प्रथम जीव जो था जलीय जीव था। ये कहते हैं कि प्रथम जीव जलीय जीव था। ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक जीव, इन्होंने कहा कि जलीय जीव था। दिख रहा है नीचे तक कि नहीं साथियों? इन्होंने कहा कि प्रथम जीव जो था वो जलीय जीव था और ये जीव प्रोकैरियोटिक था। क्या? प्रोकैरियोटिक। इन्होंने कहा कि प्रथम जीव जलीय जीव था और प्रोकैरियोटिक था। इसी को इन्होंने क्या कह दिया? नीलहरित शैवाल। हम ऊपर लिख दे रहे हैं, समझते रहिए, नोट्स बनाते भी चलिए। प्रथम जीव जलीय था, और इसको इन्होंने कहा कि प्रोकैरियोटिक था। क्या? प्रोकैरियोटिक। और कहा, इसी को कहा इन्होंने नीलहरित शैवाल। इनके सिद्धांत के अनुसार। ठीक है। नीलहरित शैवाल इन्होंने कहा। इसी सिद्धांत में इन्होंने आगे ये बताया कि इसकी उत्पत्ति का काल वर्तमान के 3.7 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। इसकी उत्पत्ति का काल वर्तमान से लगभग 3.7 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है। इनके सिद्धांत के अनुसार अभी चल रहा है इन्हीं का सिद्धांत। इन्होंने कहा ये 3.7 है। इन्होंने कहा कि जो ये प्रोकैरियोटिक जीव है नीलहरित शैवाल, इसकी उत्पत्ति वर्तमान से लगभग 3.7 अरब वर्ष पूर्व हुई थी इनके सिद्धांत के अनुसार। और कहते हैं कि जैविक महाकल्प, यह जैविक महाकल्प, ठीक है, यह जैविक महाकल्प जोइक एरा, या इंग्लिश में इसी को कह दीजिए जोइक एरा, जैविक महाकल्प या जोइक एरा। ये कह रहे हैं कि इसकी उत्पत्ति का इसकी उत्पत्ति हुई नीलहरित शैवाल या प्रोकैरियोटिक जीव की 3.7 अरब वर्ष पूर्व हुई, और ये जैविक महाकल्प यानी जोइक एरा में इसकी उत्पत्ति हुई। सर्वप्रथम जैव अणुओं का निर्माण हुआ। इन्होंने कहा कि सर्वप्रथम जैव अणुओं का निर्माण हुआ। एक एक चीज लिखते चलिए, समझते चलिए, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। इन्होंने कहा कि सर्वप्रथम जैव अणुओं का निर्माण हुआ। उसके बाद देखिए आगे, जैसे जैव अणु क्या है? इन्होंने कहा कि सर्वप्रथम
जैव अणुओं का निर्माण हुआ, जैव अणुओं का निर्माण हुआ। ठीक, जैव अणुओं का निर्माण। अब जैव अणु क्या है ये भी तो जानना चाहेंगे आप। तो जैव अणु जैसे कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये लिख लीजिए, मीथेन, कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये सब क्या हो गए, जैव अणु हो गए। ग्लूकोज, अमीनो एसिड आदि। इन्होंने कहा कि सर्वप्रथम जैव अणुओं का निर्माण हुआ, यानी कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, नाइट्रोजनी क्षार हो गया, इसी में जोड़ लीजिए नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार। ठीक है, तो सर्वप्रथम जैव अणुओं का निर्माण हुआ ये कहते हैं। उसके बाद इसी में इनका सिद्धांत ही चल रहा है अभी। इसी में इन्होंने कहा कि जैव अणुओं से कोशिका का निर्माण। जो ये जैव अणु हैं, इन जैव अणुओं से किसका निर्माण हुआ, फिर इसके बाद में कोशिका का निर्माण हुआ, कोशिका का निर्माण हुआ। इन जैव अणुओं से सॉरी साथियों, फिर कहते हैं, ये कहते हैं कि इन जैव अणुओं का सबसे पहले निर्माण हुआ और इन जैव अणुओं से फिर कोशिका का निर्माण हुआ। ठीक है, अभी इनका सिद्धांत खत्म नहीं हुआ, इनका पूरा सिद्धांत जब समझ लेंगे आप तो याद हो जाएगा बिल्कुल। और कभी भी कोई भी प्रश्न आएगा इनके सिद्धांत से रिलेटेड तुरंत कर डालेंगे। फिर इनके सिद्धांत के बाद हम कोशिका पर आते हैं। उसके बाद जो है जैविक उद्विकास जो है, इसी को कहा इन्होंने। सबसे पहले जैव अणुओं का निर्माण हुआ, जैव अणुओं से कोशिका का निर्माण हुआ, इसी को इन्होंने क्या कहा, इसी को क्या कहा, जैविक उद्विकास। ठीक, जैविक उद्विकास। अजान हो रहा है साथियों, 1 मिनट रुक जा रहे हैं। हाँ, तो मैं बता रहा था साथियों कि इन्होंने कहा कि सर्वप्रथम जैव अणुओं का निर्माण हुआ, उसके बाद उसी से कोशिका का निर्माण हुआ और इसी चीज को ये कहते हैं जैविक उद्विकास। इसी क्रम में ये आगे कहते हैं कि जब प्रथम जीव आया धरती पर, उस समय यानी कि 3.7 अरब वर्ष पूर्व प्रकृति में वो सारी दशाएं मौजूद थी जो एक जीव के विकास के लिए सहायक होती हैं। इन्होंने कहा, फिर एक बार समझ लीजिए कि जब प्रथम जीव इस धरती पर आया उस समय वो सारी दशाएं मौजूद थीं जो एक जीव के विकास में सहायक होती हैं, सिवाय ऑक्सीजन छोड़ के। इन्होंने कहा कि ऑक्सीजन उस समय नहीं था। इन्होंने कहा अपने सिद्धांत में कि उस समय ऑक्सीजन नहीं था, इसीलिए जैविक अणुओं के उद्विकास के कारण जीव का विकास हुआ। और ये कहते हैं कि वर्तमान स्थिति में ऑक्सीजन की प्रधानता है, ऑक्सीजन उपस्थित है। कह रहे हैं कि वर्तमान स्थिति में ऑक्सीजन उपस्थित है, इसीलिए जीव का विकास कोशिका से होता है, अणुओं से नहीं होता है। अब इनका ये सिद्धांत है, इनका सिद्धांत यही है कि जब प्रथम जीव इस धरती पर आया, सॉरी साथियों, ये कहते हैं जब प्रथम जीव इस धरती पर आया उस समय प्रकृति की ऐसी सारी दशाएं मौजूद थी जो एक जीव के विकास में सहायक होती हैं। ऑक्सीजन नहीं था उस समय, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब जीवों का विकास हुआ तब उस समय जैव अणुओं के द्वारा हुआ। लेकिन वर्तमान स्थिति में ऑक्सीजन मौजूद है प्रकृति में, इसलिए जीवों का विकास जैव अणुओं से नहीं होता है, जबकि किससे होता है, कोशिका से। किससे होता है, कोशिका से। इन्होंने कहा कि अब जीवों का विकास कोशिका से होता है, तो ये इनका सिद्धांत है। और इन्होंने बताया है कुछ, वो हम आपको बिल्कुल बराबर हम लिखवाए दे रहे हैं, नोट करते चलिए, ये हर वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। और इन्होंने कहा है कि जीव के विकास में
जीव के विकास में भाग लेने वाले 27 तत्व जो इन्होंने बताया था, उनमें 4 तत्व, 27 तत्वों में 4 तत्व मुख्य होते हैं। अब वो 4 तत्व कौन कौन से हैं, ये भी इन्होंने बताया है कि वो 4 तत्व कौन कौन से हैं। 4 तत्व मुख्य होते हैं और 4 तत्वों की प्रधानता होती है। और कहते हैं कि जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन। इन्होंने कहा कि 27 तत्वों में उन 4 तत्वों की प्रधानता होती है और वही 4 तत्व मुख्य होते हैं, अहम होते हैं। तो कौन कौन से? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। और इन्होंने बताया कि इनकी कितनी कितनी परसेंटेज होती है, ये भी देख लीजिए। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन 65%, ठीक है। कार्बन है तो कार्बन 18.5%, ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18.5% और हाइड्रोजन 9.5%, हाइड्रोजन 9.5%। और वहीं पर इन्होंने कहा कि नाइट्रोजन 3.36%, 3.36%। ये इनके सिद्धांत के अनुसार हम बता रहे हैं और यही इनका सिद्धांत जो है वो मुख्य माना जाता है और मान्यता दी गई है। इसके बाद सजीव कोशिका के निर्माण में कार्बनिक पदार्थ के रूप में इन्होंने कहा कि सजीव कोशिका, अगला पॉइंट इन्होंने कहा है कि सजीव कोशिका के निर्माण में कार्बनिक पदार्थ के रूप में, किसमें? कार्बनिक पदार्थ के रूप में, कार्बनिक पदार्थ के रूप में इनका परसेंटेज उसमें आता है। अब कौन कौन से और तत्व आते हैं उसमें, देखिए। प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स। कितना कितना आता है ये भी इन्होंने बताया है कि कितना कितना ये होता है। प्रोटीन 14%, ठीक है, प्रोटीन 14%, वसा 5%, और कार्बोहाइड्रेट्स 1%, सॉरी वसा ये 3%, ठीक है। इन्होंने कहा कि कोशिका 27 तत्वों में 4 तत्व मुख्य होते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18.5% और हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन लिखते हैं, हाइड्रोजन 9.5% और नाइट्रोजन 3.36%। फिर इन्होंने कहा कि सजीव कोशिका के निर्माण में कार्बनिक पदार्थ के रूप में जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो कितना, कौन कौन से हैं? प्रोटीन है 14%, वसा है 3%, कार्बोहाइड्रेट्स है 1%। तो इन्होंने इतनी बातें बताई हैं। उसके आगे भी इन्होंने कहा, देखिए, ये स्क्रीनशॉट चाहे ले लीजिएगा, चाहे वीडियो पड़ा ही रहेगा, देख लीजिएगा। वीडियो हमारे चैनल पे पड़ा रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आज हम बता रहे हैं। पूरे जोश के साथ देखिए और पूरे समझ के साथ समझिए और नोट्स बनाइए। इन्होंने कहा कि सजीव कोशिका के निर्माण में इन्होंने कहा कि सजीव कोशिका के निर्माण में पदार्थ के रूप में 2 चीजें अधिक होती हैं। कौन कौन सर्वाधिक मात्रा में होती हैं? 2 चीजें। कौन कौन? जल, और पहला तो इन्होंने जल बताया और दूसरा क्या बताया? जल और लवण, ठीक है। इन्होंने कहा कि सजीव कोशिका के निर्माण में जो 2 पदार्थ सर्वाधिक होते हैं,
सर्वाधिक होते हैं, दो पदार्थ सर्वाधिक होते हैं, जल और लवण, ये इन्होंने कहा। फिर इन्होंने आगे कहा कि सजीव कोशिका के निर्माण में लघु तत्व के रूप में तथा सजीव कोशिका के निर्माण में लघु तत्व के रूप में, लघु तत्व के रूप में, लघु तत्व के रूप में कुछ और भी चीजें होती हैं, वो भी इन्होंने बताया। वो कौन कौन सी चीजें होती हैं? जैसे कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम और फॉस्फेट, ठीक है। अब इन्होंने कैल्शियम कितना है और फॉस्फेट कितना है ये भी बताया कि कैल्शियम 1.5 से 2% होता है और फॉस्फेट 1%। कैल्शियम 1.5 से 2% और फॉस्फेट 1%, ठीक है। तो इनका सिद्धांत देखते रहिए। अब इनका सिद्धांत कह रहा है कि कैल्शियम एक धातु है जो शरीर में सर्वाधिक है। कैल्शियम एक धातु है जो शरीर में सर्वाधिक है, सर्वाधिक है। AI ओपेरिन का सिद्धांत चल रहा है। AI ओपेरिन के सिद्धांत से प्रश्न इतने पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हैं, खासकर वनडे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, और जो बड़े एग्जाम होते हैं उनके सिद्धांत में से स्टेटमेंट के रूप में पूछता है। तो इनका सिद्धांत ये भी चल रहा है। इनका सिद्धांत के अनुसार सजीव कोशिका जो है उसके निर्माण में पदार्थ जो सर्वाधिक होते हैं जल और लवण, और उनमें कुछ लघु तत्व भी होते हैं। कौन कौन से? कैल्शियम और फॉस्फेट। कैल्शियम 1.5 से 2%, फॉस्फेट 1%, ठीक। और इन्होंने कहा कि कैल्शियम एक धातु है जो शरीर में सबसे अधिक पाई जाती है। और इन्होंने कहा, आगे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम लिखने जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि शरीर के हड्डी में इन्होंने कहा कि शरीर के हड्डी में 62% तो कैल्शियम होता है। कैल्शियम कितना होता है? कैल्शियम 62%। और फास्फेट कितना कहा? सॉरी, फास्फेट नहीं, कैल्शियम तो 62%। और कहा कि ओसीन प्रोटीन होता है। क्या? ओसीन प्रोटीन होता है। कैल्शियम 62% होता है और ओसीन प्रोटीन 38% होता है। कितना परसेंट? 38%। इन्होंने कहा, इनके सिद्धांत ही अभी चल रहा है। इनका सिद्धांत कि हड्डी में, शरीर के हड्डी में कैल्शियम 62% होता है और ओसीन प्रोटीन कितना होता है? 38%। और कहते हैं ये और कहते हैं। तो इनका ये था। अब इन्होंने कुछ नहीं कहा, इन्होंने जो बताया ये चीज बताया। इन्होंने अपना सिद्धांत जो दिया द ओरिजिन ऑफ लाइफ में यही दिया। एक जो और हैं रसायन शास्त्री, उनका नाम है प्लिनी। इन्होंने भी कुछ कहा है। इन्होंने कहा, पहले तो इन्होंने एक किताब लिखा। इन्होंने किताब लिखा नेचुरल हिस्ट्री। इन्होंने किताब लिखा नेचुरल हिस्ट्री। पूछा जाता है, इसलिए ये सब चीजें ध्यान में रखिएगा। इन्होंने किताब लिखा, प्लिनी ने, नेचुरल हिस्ट्री। और उस किताब में इन्होंने जो है चर्चा की, विज्ञान पर इन्होंने चर्चा की। और क्या कहा देखिए, चर्चा की इन्होंने, प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री किताब लिखा इन्होंने। लिख लीजिए आप लोग कि नेचुरल हिस्ट्री किताब लिखा है प्लिनी ने। प्लिनी क्या इन्होंने लिखा? नेचुरल हिस्ट्री। क्या लिखा? नेचुरल हिस्ट्री। इन्होंने कहा, जब इन्होंने विज्ञान, इसमें इन्होंने विज्ञान विषय पर चर्चा की है। विज्ञान विषय पर चर्चा की है। लेकिन इनका सिद्धांत,
सबसे ज्यादा सिद्धांत किसका माना जाता है? AI ओपेरिन का। इन्होंने चर्चा की है, कुछ खास नहीं कहा है, बस इन्होंने नेचुरल हिस्ट्री नामक एक किताब लिखा हुआ है। किताब के बारे में कभी कभी पूछता है किसने लिखा है, तो प्लिनी ने लिखा है। बस उसमें इन्होंने चर्चा की है विज्ञान विषय पर, ठीक है। इनके बाद लगभग 1000 वर्षों तक, मतलब इनके बाद लगभग 1000 वर्षों तक 1000 वर्षों तक कोई विद्वान ने कुछ नहीं कहा। 1000 वर्षों तक विज्ञान जो है एक अंधकार स्थिति में था, और क्योंकि इस दौरान जो है कोई बड़ी चीज हुई नहीं। इस दौरान ना कोई बड़ी चीज हुई, ना कोई किताब ही आई, ना किसी ने कुछ कोई सिद्धांत दिया। इनके बाद 1000 वर्षों तक विज्ञान अंधकार में रहा। क्यों? क्योंकि कोई बड़ी चीज हुई नहीं, ना किसी ने कोई किताब दिया, ना किसी ने कोई सिद्धांत दिया। उसके बाद 13वीं सदी में अल्बर्ट मैग्नस, नाम लिख लीजिए आप लोग, अल्बर्ट मैग्नस 13वीं सदी में अल्बर्ट मैग्नस ने जो है इन्होंने एनिमल पर एक किताब लिखा, उसका नाम था ऑन एनिमल। इन्होंने एक किताब लिखा, किताब का नाम क्या था? ऑन एनिमल। किसने? 13वीं सदी में, इसको ध्यान से रखिएगा, किताब का नाम पूछ लेता है। 13वीं सदी में अल्बर्ट मैग्नस ने ऑन एनिमल नामक एक किताब लिखा। कौन सा किताब? ऑन एनिमल। उसके बाद इन्होंने जब किताब लिखा तो जो है तब वहीं से जो है विज्ञान का पुनर्जागरण शुरू हुआ। इन्होंने किताब लिखा ऑन एनिमल, फिर क्या हुआ? विज्ञान का पुनर्जागरण शुरू हुआ यहीं से। फिर विज्ञान का पुनर्जागरण शुरू हुआ, ठीक है, शुरू हुआ। अब हम आ गए मेन टॉपिक पे। कहा? सेल, यानी कि कोशिका। अब मेन टॉपिक पे आए हैं, लेकिन ये जो सिद्धांत हमने बताया है AI ओपेरिन का, द ओरिजिन ऑफ लाइफ में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूछता है। इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसके अनुसार ही वही मुख्य माना जाता है और उसी को मान्यता मिली है, इसीलिए वही सिद्धांत पढ़ा जाता है। हर जगह उसी किताब का नाम पूछा जाता है ज्यादातर, या तो प्लिनी के नाम किताब का नाम कभी कोई पूछ लेता है, फिर ऑन एनिमल भी पूछ लेता है, इसीलिए हमने तीनों मेंशन किया है। तो अब हम शुरू करते हैं कोशिका क्या है? यानी कि सेल। कोशिका या सेल। तो कोशिका या सेल, देखिए कोशिका के बारे में शुरुआत से बहुत साधारण शब्दों में सुनने का प्रयास करें और उसको लिखने का प्रयास करें। देखिए सुनिए, कोशिका किसी सजीव की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है। सॉरी साहब, कोशिका देखिए किसी शरीर की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है। बहुत अच्छे से ढंग से समझने का प्रयास करें। कोशिका से इतने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि हद है, बिल्कुल बहुत प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो कोशिका क्या है? कोई पूछे कि कोशिका क्या है तो आप क्या कहेंगे? किसी शरीर की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है, ठीक है, कोशिका।
ये पहला पॉइंट है। दूसरे में लिखिए, अब दूसरे में क्या, इसी को समझाने का प्रयास करते हैं कि किसी शरीर की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है तो कैसे है। देखिए, समस्त जीवों का निर्माण कोशिका के मिलने से ही होता है। समस्त जीवों का निर्माण कोशिका के मिलने से होता है, मिलने से होता है। ठीक है, ये जान लीजिए कि समस्त जीवों का निर्माण कोशिका के मिलने से होता है। जैसे एक कोशिकीय अमीबा या बहुकोशिकीय मनुष्य। एग्जाम्पल में देखिए, एक कोशिकीय अमीबा एक कोशिकीय होता है, और बहुकोशिकीय एक कोशिकीय अमीबा और बहुकोशिकीय मानव। ठीक है, मानव या मनुष्य लिख लीजिए, मनुष्य। ठीक है, तो इन्होंने कोशिका की परिभाषा में देखिए कि किसी शरीर की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है कोशिका, और कोशिका देखिए समस्त जीवों का निर्माण कोशिका के मिलने से होता है। जैसे एक कोशिकीय अमीबा या बहुकोशिकीय मनुष्य। ठीक है, किसी जीव में होने वाली समस्त क्रियाओं कोशिका स्तर पर संपन्न होती हैं। इसको हम समझा रहे हैं आपको कि किसी जीव में होने वाली समस्त क्रिया, चाहे वो चले, चाहे बैठे, चाहे खड़ा रहे, चाहे लेट जाए, चाहे कोई काम करे, चाहे दौड़े, तो कोशिकाओं के ही द्वारा संपन्न होती हैं। दूसरा पॉइंट में लिखिएगा कि किसी जीव में होने वाली समस्त क्रिया कोशिका द्वारा ही संपन्न होती है। ठीक है, किसी भी जीव, चाहे वो कोई भी जीव हो, उसमें समस्त क्रियाएं जो भी होती हैं वो कोशिका द्वारा संपन्न होती हैं। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, और इसी में प्रजनन भी है। प्रजनन, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन। ठीक है, पोषण भी इसी में है। पोषण तो आप समझ गए, चाहे आदमी सांस ले, चाहे उत्सर्जी कोई पदार्थ हो, या फिर प्रजनन की क्रिया हो, या फिर पोषण की क्रिया हो, इस सारी क्रियाएं, आदमी चलता है, फिरता है, उठता है, दौड़ता है, कुछ भी करता है, प्रजनन, उत्सर्जन, श्वसन, सांस लेता है, उसमें भी क्या अहम भूमिका निभाता है? कोशिका के जरिए ही वो संपन्न होता है। तो यही चीज है कोशिका की। कोशिका क्या है कि मनुष्य की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। आगे बढ़ते हैं। कोशिका की खोज, अब इसकी खोज देखिए। कोशिका की खोज 1665, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है ये, कि कोशिका की खोज जो है 1665 से में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किससे की थी? पेड़ की छाल से की थी, पेड़ की छाल से। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज पेड़ की छाल से की थी। और इन्होंने जो है पेड़ की छाल से एक जो है कार्क बनाया, एक निर्मित किया कार्क, और एक स्लाइड के द्वारा एक जो है कार्क निर्मित किया पेड़ की छाल से।
अब आगे देखिए, सुनते जाइए। इन्होंने जो है उसमें जो है सूक्ष्मदर्शी से उसमें देखा, तो उसमें कैसे दिखे, उसमें जो है चैम्बर नुमा संरचना ऐसे दिखाई दी, ऐसे। पेड़ की छाल में जब इन्होंने देखा सूक्ष्मदर्शी से, तो पेड़ की छाल में ऐसे चैम्बर नुमा संरचना दिखाई दी, ऐसे। ठीक है, चैम्बर नुमा संरचना इनको दिखाई दी, इन्हें चैम्बर नुमा संरचना दिखाई दी। अच्छा, जब इनको चैम्बर नुमा संरचना दिखाई दी ऐसे ऐसे, देखिए 1665 में रॉबर्ट हुक ने पेड़ की छाल से उसको स्लाइड नुमा बनाया कार एक, और उसको सूक्ष्मदर्शी से जब देखा इन्होंने, तो उसमें चैम्बर नुमा संरचना दिखाई दी। और इसी संरचना को इन्होंने, एक संरचना को इन्होंने क्या कह दिया, सेल। ठीक है, कोशिका, इसी को इन्होंने कह दिया कि ये सेल है, ये कोशिका है, कोशिका नाम दिया इन्होंने। ठीक है, तथा अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया, इनकी एक पुस्तक है, किसकी, रॉबर्ट हुक की पुस्तक क्या है, पुस्तक है इनकी, पुस्तक माइक्रोग्राफिया। पेपर में पूछा जाता है, क्वेश्चन आ जाते हैं वनडे एग्जाम में। माइक्रोग्राफिया इनकी एक पुस्तक है। इस पुस्तक में इन्होंने, ये पुस्तक इन्होंने लिखी माइक्रोग्राफिया, रॉबर्ट हुक ने माइक्रोग्राफिया पुस्तक लिखी और इस खोज को प्रकाशित किया उसमें, माइक्रोग्राफिया अपनी पुस्तक में। माइक्रोग्राफिया, कई बार हम बोल रहे हैं, माइक्रोग्राफिया इनकी पुस्तक है रॉबर्ट हुक की, और इस पुस्तक में इन्होंने इस कोशिका की खोज को समाहित किया। ठीक है, चूंकि ये पेड़ की छाल में इन्होंने पाया था, तो यह एक मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी, यह एक मृत कोशिका थी। जो पेड़ की छाल वाली कोशिका थी वो एक मृत कोशिका थी। ठीक है, वो एक मृत कोशिका थी, पेड़ की छाल वाली कोशिका। बाद में प्रथम जीवित कोशिका एंटी वाल लीवेनहॉक, बाद में प्रथम जीवित कोशिका एंटी वान लीवेनहॉक द्वारा खोजा गया। बाद में प्रथम जीवित कोशिका एंटी वान ल्यूवेनहॉक द्वारा, बाद में प्रथम जीवित कोशिका एंटी वान ल्यूवेनहॉक द्वारा बैक्टीरिया की कोशिश से किया, इन्होंने पाया। बैक्टीरिया की कोशिका पाया। एंटी वान ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की कोशिका पाया बाद में, और उसे इन्होंने कहा कि ये जीवित कोशिका है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि बाद में जीवित कोशिका, एंटी वान लीवेनहॉक, ये नाम याद रखिएगा कि एंटी वान लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका पाया। और मृत कोशिका कितने पाया था, अभी हमने आपको बताया था कि मृत कोशिका कितने पाया था। मृत कोशिका रॉबर्ट हुक ने पेड़ की छाल से 1665 में, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने 1665 में मृत कोशिका पेड़ की छाल से खोजा था। और बाद में एंटी वान लीवेनहॉक ने बैक्टीरिया की कोशिका को पाया और कहा कि यह जीवित कोशिका, इसीलिए कहा जाता है कि बाद में जीवित कोशिका एंटी वान लीवेनहॉक ने खोजा। ठीक है, उसके बाद पॉइंट में लिखिएगा अगला,
सामान्यतः कोशिकाएं 5 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के बीच के आकार की होती हैं। सामान्यतया जो कोशिकाएं होती हैं वो 5 माइक्रोन से 10 माइक्रोन के बीच, इनके बीच ही होती हैं। इतनी छोटी होती हैं कोशिकाएं, 5 माइक्रोन से लेके 10 माइक्रोन के बीच ही होती हैं। ठीक, बीच की होती हैं। 1828 में, इसी में देखिए हम मिटा के लिख रहे हैं कि 1828 में स्लाइडन और स्वान 2 वैज्ञानिक थे। उन्होंने जो है, इसने स्लाइडन और स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया। 1828 में कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडन और स्वान, इन दोनों ने कोशिका का सिद्धांत दिया। कब? 1828 में। ठीक है। और जब सिद्धांत दिया तो उसमें 4 मुख्य बातें बताई। 4 मुख्य बातें उन्होंने सिद्धांत दिया कोशिका का 1828 में स्लाइडन और स्वान ने, और 4 मुख्य बातें बताई। कौन कौन सी बताई? कोशिका के बारे में इन्होंने बताया और उनकी विशेषताएं भी बताई। उनमें 4 मुख्य हैं, तो वो 4 आपको जानना बहुत ही जरूरी है कि कौन कौन सी है। सभी जीवों का निर्माण कोशिका के द्वारा हुआ है। पहला तो ये बताया कि सभी जीवों का निर्माण कोशिका द्वारा हुआ है। ठीक है। इन्होंने कहा, दोनों लोगों ने, स्लाइडन और स्वान ने, कि सभी जीवों का निर्माण कोशिका द्वारा हुआ है। और कहा कोशिका के निर्माण में केंद्रक मुख्य भूमिका निभाता है। कोशिका के निर्माण में केंद्रक मुख्य भूमिका निभाता है। तो इन चारों बातों को आप ध्यान में रखिएगा। पहला तो है सभी जीवों का निर्माण कोशिका द्वारा होता है। ये किसने कहा है? स्लाइडन और स्वान ने। और कहा कि कोशिका के निर्माण में जो केंद्रक है ना, वो मुख्य भूमिका निभाता है। और कहा सभी कोशिकाएं जीव के निर्माण में मिलकर सहायता करती हैं। सभी कोशिकाएं जीव के निर्माण में मिलकर सहायता करती हैं। कहा कि जीव के निर्माण में जो सभी कोशिकाएं हैं वो मिलकर सहायता करती हैं, लेकिन अपने अस्तित्व को बनाए रखती हैं। लेकिन अपने अस्तित्व को बनाए रखती हैं। और चौथी बात, समझते रहेगा एक एक बात और लिखते भी रहेगा। नई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका के विभाजन से होता है। जो नई कोशिका होती है उसका निर्माण पहले से जो कोशिका मौजूद होती है उसके विभाजन से होता है। यानी कि कोशिका विभाजन जब होता है तो नई कोशिका का निर्माण होता है। नई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका के विभाजन से होता है। ठीक है। तो इन 4 बातों को इन्होंने स्लाइडन और स्वान ने बताया। कब बताया? स्लाइडन और स्वान ने इन 4 बातों को बताया। कब बताया? 1828 में। किसने बताया? स्लाइडन और स्वान ने। तो आज यही तक साथियों।
कल इसके आगे बढ़ते हैं। कल जो है मनुष्य का निर्माण और मनुष्य की कोशिकाओं के बारे में बात करते हैं। बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और बहुत क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं सभी एग्जामों के लिए। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि हमारा क्लास पूरा देखा करें। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो नए लोग हैं, उनसे निवेदन है कि सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, कमेंट करें और लाइक भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, शुक्रिया।